जय जगन्नाथ। ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स श्री जुएल ओराम जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ऑनरेबल डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा श्री हरिवंश जी, ऑनरेबल चेयरपर्सन ऑफ कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससी एंड एसटी पार्लियामेंट डॉक्टर फगन सिंह कुलस्ते जी, ऑनरेबल स्पीकर ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली श्रीमती सुरमा पाढ़ी जी, ऑनरेबल डेप्यूटी स्पीकर ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली श्री भवानी शंकर भोई जी, ऑनरेबल मिनिस्टर्स गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, एस्टीम्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, स्कॉलर्स एंड सेक्रेटरी जनरल लोकसभा श्री उत्पल कुमार सिंह, सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा श्री प्रमोद कुमार मोदी, सेक्रेटरी ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली श्री सत्यव्रत राउत, मीडिया फ्रेंड्स एंड ऑल फेलो सिटीजन्स। ओडिशा की पवित्र भूमि भगवान जगन्नाथ की धाम में आपका स्वागत है। ओडिशा के मुख्यमंत्री और ओडिशा की आदिवासी समुदाय का गर्वित सदस्य होने के नाते इस प्रतिष्ठित सभा को संबोधित करना मेरे लिए अत्यंत सम्मान की विषय है। ओडिशा भगवान जगन्नाथ की भूमि आप सभी का दिल से आत्मीयता और स्नेह के साथ फिर एक बार मैं स्वागत करता हूँ। मैं लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को दिल्ली से बाहर यह महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित करने और पहली बार उड़ीसा को चुनने के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ होने वाली चर्चाएं भारत भर के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय को सशक्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उल्लेखनीय है कि मैंने एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण की समितियों में सदस्य और अध्यक्ष के रूप में सेवा की है। ओडिशा के आदिवासी नेता केंद्रीय मंत्री श्री जुएल ओराम जी भी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। हम मिलकर ओडिशा के एससी और एसटी समुदाय की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमारी जनसंख्या का 40% उड़ीसा में, और उसमें से 23% एसटी और 17% एससी हैं। ओडिशा के विकास के केंद्र में एससी और एसटी का उत्थान है। केवल 2 दिन पहले मैंने हमारा लोकसभा भवन के मेरा कार्यालय पर आने हुए थे, एक दिदाई समुदाय की एक पीवीटीजी आदिवासी लड़की से मुलाकात की, जो नीट एग्जाम उत्तीर्ण कर अपनी समुदाय से पहली डॉक्टर बनी। हमारा आज अच्छा है, कल और भी बेहतर होगा, निश्चित रूप से जरूर ही होगा। आज हमारा देश एक महत्वपूर्ण कालखंड से गुजर रहा है। देश हर एक दिशा में आगे बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले ही हम सब ने देश की 79वां आज़ादी का दिवस मनाया है। हमारी आज़ादी के साथ ही हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। और भारत ने आज़ादी के बाद एक लोकतांत्रिक शासन को चुनना था, जहां हर वर्ग के अधिकार सुनिश्चित हो, सबको समान अवसर मिले और ये सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक अधिकार हो। हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे विचार विमर्श के बाद भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में भारत के संविधान को प्रस्तुति, जो 26 जनवरी 1950 से लागू है, आज देश का शासन प्रशासन पल्ली से लेकर
दिल्ली तक संवैधानिक विधि व्यवस्था में बंधा हुआ है। जिस समय हमारे देश को आज़ादी मिली थी, उस समय देश सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पे बहुत सारी समस्या पे गुजर रहा था। शायद सबसे बड़ी समस्या थी देश के आदिवासी और दलित समुदाय की। दुखद है, पर यह सच है कि इन समुदाय को हजारों सालों की उत्पीड़न झेलनी पड़ी थी। ये लोग छुआछूत के शिकार हो रहते थे। हमारे संविधान निर्माताओं ने सही मायने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को विशेष अधिकार प्रदान करने के लिए संवैधानिक अधिकार व्यवस्था की है। ये अधिकार सिर्फ चुनाव और नौकरी में आरक्षण की बात नहीं है, आर्थिक भी है। जैसे कि संविधान की बहुत सारी धाराएं है जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश है। ये दिशा निर्देश केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार के लिए भी लागू है। देश के सबसे कमजोर वर्ग को ये संवैधानिक अधिकार प्रदान करने के लिए आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब जी को श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जातीय आदिवासी गौरव दिवस माननीय मोदी जी ने घोषणा की है। हम सभी ने देखा है कैसे मोदी जी ने कुंभ के अवसर पर और अनेक अवसर में सफाई कर्मियों के पांव धुए हैं, जो ज़्यादातर दलित समुदाय से आते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं छुआछूत दूर करने के लिए देश संदेश देते हैं, तो समाज में उसका अच्छा प्रभाव देखने को आज मिल रहा है। संविधान के प्रावधान और माननीय मोदी जी के दिशा निर्देश के अनुसार ओडिशा में हमारी सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत है। हमारी सरकार को मालूम है कि ओडिशा भी कुल जनसंख्या की 40% लोग आदिवासी और अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं। लगभग राज्य एक चौथाई अर्थात 24% सिर्फ जनजाति है। जब तक इस समुदाय का विकास नहीं होगा, तब तक राज्य का विकास सही मायने में नहीं हो सकता। अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों के सामग्रिक विकास के लिए हम लोगों ने 2 रणनीति अपनाया है। पहला, विभिन्न कल्याणकारी योजना से व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास, और दूसरा है इस समुदाय का सशक्तिकरण। अगर सशक्तिकरण नहीं होगा तो चाहे कितनी भी योजना कर लो, कितना भी रकम दे दो, उनकी सही विकास कभी नहीं हो सकता है। मैं खुद उसी समुदाय से आता हूँ। अनुसूचित जाति और जाति की दिक्कत जानने के लिए मुझे गरीब पर्यटन करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल कोई चुनाव से पहले दलित और आदिवासियों के घर पे जाकर प्रॉपर्टी टूरिज्म करना एक फैशन आजकल बन गया है। हम तो वहीं पैदा हुए हैं, यहीं पहले बढ़े हैं। उन लोगों की कथा व्यथा हमारी रोगों में है।